हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बचे हुए रूल्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रूल ऑफ इफ़ेक्टिविटी तक बता दिया था और उसके बाद के जो नियम हैं, द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, नॉमिना जेनरिका कंजर्वेंडा, लैटिन डायग्नोस, साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम, ओरिजिनल नेम्स ऑफ जीनस, प्रिजर्विंग स्पेसिफिक एपिथेट, mixing of taxonomic categories, changing of level of taxonomic categories and rejection of names, ये सारे नियम हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जब एक ही पौधे को अलग अलग नामों से वर्णन किया गया हो तो जिस नाम से उसका सबसे पहले वर्णन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन जिस नाम का सबसे पहले मिलता है वही नाम मान्य होता है और इसी को हम प्राथमिकता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि लीनियस ने 1753 में क्लियोम गायनेंड्रा नाम दिया। उसके बाद लीनियस ने 1762 में उसी पौधे को नाम दिया क्लियोम पेंटाफिला और उसके बाद उसी प्लांट को डी कैंडोले ने 1824 में गायनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला नाम दिया। तो इनमें सबसे पहले कौन सा नाम दिया गया? क्लियोम गायनेंड्रा 1753 के अंदर। इसलिए इसका जो नाम है वो क्या माना जाएगा? क्लियोम गायनेंड्रा। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ प्रायोरिटी। उसके बाद आता है नॉमिना जेनरिका कंजर्वेंडा, वंश नामों का संरक्षण। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रयोग में लिए जा रहे होते हैं, वो नाम प्राचीनतम नहीं होने के बाद भी उनको ऐसे ही संरक्षित कर लिया जाता है। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में वेस्कुलर प्लांट्स के 787 ऐसे जेनरिक नेम्स थे जिनको संरक्षित कर लिया गया। 7th लॉ है लैटिन डायग्नोसिस। 1 जनवरी 1955 के बाद किसी भी नए टैक्सोनॉमिक जो डिस्क्रिप्शन है वो लैटिन भाषा के अंदर होना चाहिए। इससे पहले किसी भी भाषा में उसको स्वीकार कर लिया जाता था। उसके बाद जो 8th पॉइंट है वो है साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम्स। साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम्स या लेखक के नाम का संदर्भ होना चाहिए उस प्लांट के अंदर। किसी भी स्तर का अगर टैक्सोन है, वो फैमिली लेवल का है, वो जीनस लेवल का है, वो स्पीशीज़ लेवल का है, उसके अंदर ऑथर का नाम होना ज़रूरी है। जैसे कि लीनियस एडेंस, लिलिएसी एडेंस, लिलिएसी इज़ अ फैमिली, द नेम was given by Michael Adams. Got it? इसी तरीके से लिलियम लिन ये बताता है कि कैरोलस लीनियस was the scientist who gave the name of लिलियम। इसी तरीके से लिलियम सुपरबम लिन, लिलियम सुपरबम लिन जो है ये दिस इज़ द 3rd वन। ये बताता है कि कैरोलस लीनियस ने लिलियम की सुपरबम स्पीशीज़ को सबसे पहले बताया। अब एक नाम आता है कैपरिस लेसियंथा RBR-XDC। कैपरिस लेसियंथा नाम जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, जिसको कि बाद में डी कैंडोले ने इस प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया। तो RBR-XDC मतलब दोनों साइंटिस्ट के नाम हम इसके नाम के साथ में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से लेखक के नाम का संदर्भ इसमें दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 9th पॉइंट
9 पॉइंट ये कहता है कि जब एक वंश को 2 या अधिक वंशों में विभाजित किया जाता है, से फॉर एग्जाम्पल एसर सैकरम मार्श ने एसर सैकरम में एक नाम दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, एसर सैकरम के अंदर 2 तरह के प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं, एसर सैकरम और एसर नाइग्रम। तो जो ओरिजिनल प्लांट था उसको तो हमने एसर सैकरम ही रहने दिया। स्पीसीज़ का नाम मूल प्रारूप के साथ में जाता है और जो नई स्पीशीज़ दी जाती है उसके साथ में स्पीसीज़ का नाम चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको 2 नाम हो गए, इसको 2 में डिवाइड किया गया, एसर सैकरम मार्श और एसर नाइग्रम माइगैक्स एफ। 10वां पॉइंट ये कहता है कि जब किसी भी जाति को अन्य वंश में मिला दिया जाता है तो भी स्पेसिफिक एपिथेट उसके साथ जाता है। 2 अलग अलग वंश हैं, जाति कोई है, एक जगह से जाति को उठा करके दूसरे वंश के अंदर के साथ में फिक्स कर दिया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि ड्यू रॉय ने अमेरिकन लार्क का नाम दिया था पाइनस लेरिसिना ड्यू रॉय। फिर उसके बाद दूसरा नाम दिया गया लेरिक्स अमेरिकाना माइकैक्स, लेकिन उन्होंने कहा, ये जो एग्जाम्पल है वो ये बता रहा है कि पहले तो पाइनस एक ही पौधा है, पहला नाम उसको पाइनस लेरिसिना दिया, दूसरा नाम लेरिक्स अमेरिकाना दिया, लेकिन जेनरा अगर हम लेरिक्स को ही रखते हैं, जीनस लेरिक्स को ही रखते हैं, तो इसके साथ में जो पुराना वाला स्पीसीज़ है ना वो स्पीसीज़ लगेगी, अमेरिकाना नहीं लगेगा। जो करेक्ट नेम होगा, जो कि के कॉच ने दिया था, वो था लेरिक्स लेरिसिना ड्यू रॉय कॉच। तो इस तरीके से अगर हम जनरा को बदलते हैं तो भी स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा प्रिजर्व होता है। उसके बाद 11वां नियम है, जब 2 या अधिक समान स्तर वाले टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ को मिलाया जाता है तो प्राचीनतम विशेषण जो होता है वो बना हुआ रहना चाहिए। अगर दोनों नाम एक ही दिन के हैं तो उनके नामों को जोड़ने वाला जो लेखक है वो अपनी इच्छा से किसी एक को चुन सकता है। 12वां पॉइंट है, जब किसी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी का स्तर बदला जाता है, जैसे जीनस को फैमिली में या स्पीशीज़ को या किसी फैमिली को जीनस में बदल दिया गया हो, तो जो प्राचीनतम प्रमाणिक नाम है वो वर्गीकीय वर्ग के नवीन स्तर को दिया जाना चाहिए। देन देयर कम्स द रिजेक्शन ऑफ नेम्स। 13वां पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ नेम्स। किसी भी नाम को अस्वीकार कब कर दिया जाता है? कोई भी नाम अस्वीकार तब किया जाएगा जबकि वो इलेजिटिमेट हो या अवैध नाम हो। अवैध नाम का मतलब क्या होता है? अवैध नाम वो नाम होता है जो कि नामकरण पद्धति के अनुसार नहीं होता है, या फिर नामकरण की जो निर्दिष्ट धाराएं हैं उनके अनुरूप वो नाम ना दिया गया हो। यदि वो बाद का कोई होमोनिम हो, होमोनिम मतलब एक ही नाम को 2 या विभिन्न जातियों के लिए प्रयोग किया गया हो, या फिर कोई भी ऐसा जेनरिक नेम है जो कि अस्वीकृत होने योग्य हो, और या फिर कोई स्पेसिफिक नेम हो जो कि ऐसे कार्य में प्रकाशित हुआ हो जो कि द्विनाम पद्धति को फॉलो नहीं करता है, और या फिर वो टॉटोनिम हो, अर्थात वंश के नामों की पुनरावृत्ति हो।
तो ऐसे नामों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद किसी भी जेनरिक नेम को क्यों अस्वीकार कर देना चाहिए? अगर वो ऐसे शब्द हों जो कि नाम के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रहे हों, आकारिकी और तकनीकी शब्दों के समान हों और जाति के नाम से मिलते हों, उन्हें दो भिन्न और सेपरेट हाइफन्स वाले शब्द हों उनके अंदर, मतलब उस नाम में दो सेपरेट और अनहाइफन्ड शब्द हों। टाइपिंग में अगर कोई गलती रह गई है तो उसको तो इग्नोर कर दिया जा सकता है, लेकिन नाम के जो मौलिक अक्षर हैं उनकी स्पेलिंग्स को ऐसे ही बने रहना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, जो कि स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर बनाए गए थे, और इनको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर्स कहते हैं, जिनको हर साइंटिस्ट को फॉलो करना होता है। थैंक यू।